यहाँ पे उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे ग्राम प्रधान महोदय और समस्त ग्रामवासीगण, सबसे पहले आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज यानी 15 अगस्त के दिन ही हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। लेकिन ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली थी, बल्कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और कुर्बानियाँ भी दी, तब जा कर के ये आज़ादी हमें मिली है। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्च 1931 की उस रात के बारे में। एकदम सन्नाटे सी रात थी, प्रकृति भी उपद्रव कर रखा था, तूफान चल रहा था, आंधी आ रही थी। एक नौजवान 23 साल का नवयुवक, जिसको अंग्रेजी हुकूमत ने मौत की सज़ा सुनाई, जिसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करना चाहता था, जिसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो चाहता था कि अंग्रेज़ भारत छोड़ दें, और अंग्रेज़ भारत छोड़ने वाले नहीं थे। सुबह होता है, 4 बजे का वक्त होता है। जो जेल का वार्डन चरत सिंह होता है, वो सारे लोगों को ऑर्डर देता है, कहता है कि सारे लोग जा करके अपने अपने कोठरी में पहुंच जाएं। सारे लोग जा करके अपने अपने कोठरी में पहुंच जाएं। सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना सुबह 4 बजे, इतना सुबह शादी का वक्त, क्या हुआ कि इतनी 4 बजे ही सारे लोगों को ये ऑर्डर दिया जाने लगा कि जा करके अपनी कोठरी में बंद हो जाओ। सारे लोग परेशान होते हैं। तब तक एक बरकत नाई फुसफुसाता हुआ निकलता है सारे लोगों की कोठरी के सामने से। एक व्यक्ति, पंजाब का एक कैदी, उससे पूछता है कि क्या कारण है कि इतना सुबह, इतना शादी के वक्त ही सारे लोगों को अपनी कोठरी में जाने के लिए कहा जा रहा है। तो वो बरकत कहता है कि आज एक नौयुवक, जिसने अभी तक अपनी जवानी भी ना देखी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों लोगों को आज समय से पहले ही फांसी दी जा रही है। उस कैदी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जब उसको पता चलता है, वो कहता है कि बरकत, क्या आप उस कोठरी में दोबारा जा सकते हैं? तो बरकत पूछता है, क्यों? उस कोठरी में मुझे क्यों जाना है दोबारा? तो वो फिर कहते हैं कि आप चले जाओ उस कोठरी में, और उस कोठरी में जो सामान मिले, अगर कलम मिले, शीशा कंघा मिले, किताबें मिले, जो कुछ भी मिले उसको ले आओ। तो फिर बरकत पूछता है उस कैदी से कि क्या करोगे, इस चीज़ का आप क्या करोगे? तब बरकत बताता है, कहता है कि उस चीज को मैं दिखाऊंगा, मैं अपनी आने वाली नस्ल को बताऊंगा, मैं उन लोगों को बताऊंगा कि मैं उस सिंह के साथ जेल में था, जो कि हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मैं उस सिंह के साथ बंद था, मैं उस बहादुर के साथ बंद था जेल में, जिसने एक बार भी अपनी मौत की परवाह न की। तो ये हमारे भगत सिंह। उनकी एक दो नहीं, जब फांसी के कुछ समय पहले उनकी माँ जब उनसे मिलने आती हैं, अंधेरी रात होती है, एकदम सारे लोग परेशान होते हैं, माँ मिलने के लिए आती है। माँ को ये पता होता है कि बेटे को फांसी होने वाली है, बेटे को भी ये पता होता है कि माँ सब कुछ जानती है। माँ पहुँचती है, माँ के आंखों में आंसू होता है, लेकिन उस आंसू को रिवील नहीं करना चाहती है। बच्चे के पास पहुँचती है, बच्चे को देखती है, बच्चा माँ को देख करके मुस्कुरा देता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और उस मुस्कुराहट ने माँ के हृदय को चेंज कर दिया। माँ पहले तो बहुत कोशिश करती है, माँ रोने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे की मुस्कुराहट को देख करके माँ के आंखों पे भी मुस्कुराहट आ जाता है। माँ कहती है, अपने बच्चे से कहती है कि तुमने इतना बड़ा निर्णय ले लिया और मुझसे एक बार पूछा भी नहीं, तुमने सोचा भी नहीं कि क्या होगा इस माँ का आपके बाद। तो वो बच्चा कहता है, माँ सिर्फ आप ही मेरी माँ नहीं है, सिर्फ आप ही मेरी माँ नहीं, मेरी एक और माँ है, वो है भारत माँ। और आप भरोसा कीजिए कि आपके बच्चे की कुर्बानी कभी जाया नहीं जाएगी। आज अगर एक भगत सिंह फांसी पे चढ़ता है, तो कल पता नहीं कितने लोगों के अंदर वो जुनून पैदा होगा और इस अंग्रेजी हुकूमत को फेंक देंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे। माँ फिर कहती है, दोबारा कहती है कि वो सब तो ठीक है, मुझे पता है मेरा बेटा जो निर्णय करेगा वो हमेशा अच्छा ही होगा, लेकिन ये हाथ जिन हाथों ने अपने बच्चे को गोद में खिलाया है, ये हाथ जिन हाथों ने बच्चे को उठाकर दूध पिलाया है, ये हाथ जिन हाथों के साथ बच्चा बचपन से खेलता चला आया है, ये हाथ उस बच्चे के शरीर को, उस बच्चे के मृत शरीर को कैसे टच कर पाएंगे, उस बच्चे के मृत शरीर को कैसे उठा पाएंगे।
तो बच्चा क्या कहता है, उस बहादुरी की बात सुनिए। बच्चा कहता है कि आप इस चीज की परवाह ना कीजिए, आप इस चीज की परवाह ना कीजिए, और आप मुझे जो है एक वचन दीजिए। आप ये वचन दीजिए कि जब मुझे फांसी हो, मैं खत्म हो जाऊं, तो मेरे शरीर को लेने आप मत आना। तो माँ पूछती है क्यों, ऐसा क्यों है, मैं तुम्हारे शरीर को लेने क्यों ना आऊं? तो उस टाइम वो बच्चा कहता है कि माँ, अगर आप मेरे शरीर को लेने आएंगी और उस टाइम जब आप मेरे मृत शरीर को देखेंगी तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा और आप रोना स्टार्ट कर देंगी। और जब आप रोना स्टार्ट कर देंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि एक क्रांतिकारी की माँ रो रही है, बच्चे के मृत्यु के शोक में रो रही है। तो उस टाइम आपकी साहस में कमी आ जाएगा। तो माँ कहती है ठीक है, अगर आपकी खुशी इस चीज में है, कि मैं ना आऊं आपके शरीर को लेने, तो मैं नहीं आऊंगी। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं नहीं आऊंगी। एक दो किस्से नहीं है भगत सिंह, आप बहुत सारे किस्से हैं। जब उस बंदे को पता चलता है कि फांसी होने वाली, उसकी आखिरी इच्छा यही होती है कि अपनी माँ के हाथों से बनाया हुआ खाना खा ले। वो जो एक सफाई कर्मी होता है उस जेल में, जिससे वो कहता है कि जो है मुझे लास्ट टाइम जो है खाना मेरी माँ के हाथों से खाना है। वो सफाई कर्मी कोशिश भी करता है लेकिन वो जेल के अंदर नहीं ला सकता, परमिशन नहीं देता है। तीनों लोगों को फांसी की सजा होती है। 12 घंटे पहले ही 24 मार्च को फांसी का आदेश होता है, लेकिन 12 घंटे पहले ही उन लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है और कहा जाता है कि दोबारा से जो है ऑर्डर आया है कि जल्द ही, क्योंकि माहौल बिगड़ने वाला था, सारे लोगों के अंदर एक जुनून पैदा होने वाला था, सारे लोग अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ कर फेंकने के लिए एकदम तत्पर थे। वो है भगत सिंह। जब फांसी होती है, जब उनसे पूछा जाता है कि कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, तो आखिरी इच्छा सिर्फ यही बताते हैं कि हम तीनों लोगों को आपस में गले मिलना है। और तीनों लोग गले मिलते हैं, रस्सी को चूमते हैं और शहीद हो जाते हैं। वो हैं भगत सिंह। अब अगर मैं कहानियां गिनाने लगूं तो 2-3 दिन लग जाएंगे, कोई 1-2 कहानी नहीं। आप चंद्रशेखर आजाद के बारे में सुन लीजिए कि अल्फ्रेड पार्क में जब चारों तरफ से अंग्रेजी हुकूमत ने गैस लिया, उस समय जब उनके रिवाल्वर में आखिरी गोली बची तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथे न मरना बल्कि खुद के हाथों से मरना स्वीकार समझा और खुद से फायर कर लिया और शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु लाला लाजपत राय को इतनी लाठियां, जब वो जो है जब उन्होंने प्रदर्शन किया कि अंग्रेज भारत छोड़ो, उस टाइम पे लाला लाजपत राय को इतनी लाठियां मारी गई कि बाद में उसी से घायल होकर के लाला लाजपत राय ने जो है अपना हंसता खेलता जिंदगी कुर्बान कर दिया इस देश के नाम। अगर मैं कहानियां गिनाने लग जाऊं, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कहा कि अगर हमको आज़ादी चाहिए तो हमको मरना तो पड़ेगा ही। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे बहुत महापुरुषों ने मिल करके इस देश को आज़ाद कराया है। इस देश को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, आज हम उन लोगों को भूलते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम लोगों के सिर्फ 15 अगस्त इसी वजह से मनाया जाता है कि हम उन कुर्बानियों को याद कर सकें, उन लोगों को याद कर सकें, हम जान सकें कि उस टाइम के जो लोगों की आवश्यकता थी वो रोटी कपड़ा मकान नहीं था। अगर वो हवा पा जाएं तो वही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। आज हम लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए इस प्रकार बिजी होते जा रहे हैं, इस प्रकार बिजी हो रहे हैं कि आज हम लोगों को उनको याद करने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो अब मैं दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनों से अपने भाषण को ही विराम देना चाहता हूं। हुई है आग पर्वत की पिघलनी चाहिए, हुई है आग पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन यह था कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन यह था कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर रोड और गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर रोड और गांव में, हर तरफ लहराते हुए हर लाश हिलनी चाहिए, हर तरफ लहराते हुए हर लाश हिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही।
हो कहीं भी आग लेकिन आग हिलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग निकलनी चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूं। और जिस वक्त भगत सिंह को फांसी हो रही थी उस वक्त हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ नारे की गूंज आ रही थी, तो हम लोग भी एक बार जोरदार नारा लगा, इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत वीरों की।